अच्छा कोई, एक कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ ना, आपको मैं उसका कोई निकाल के पीडीएफ वगैरह, मतलब कोई स्क्रीन नेट से निकाल के और पूरा आपको दे देता हूँ, उसमें रेंज भी लिख दूंगा। ठीक है, किसकी कितनी रेंज होती है, यस सर। कोई वो चीज़ नहीं, वो अलग से। हाँ उसमें थोड़ा सा बेटा वो पास पास डायग्राम बनाया तो मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है ना, इसलिए चलो कोई बात नहीं, मैं उसको अलग से दे दूंगा आपको। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो गूगल से भी सर्च कर सकते हो, देखते हैं अगर कोई बच्चा कर दे तो बहुत अच्छी बात है, कर लो तो अच्छी बात है। उसमें ऐसे डालना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा, और उसमें फिर सारी क्लियर उसमें दिखा देगा सारी रेंज। ठीक है, नहीं तो मैं अभी सिलेक्ट करके पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देख लेना। चलो, तो इस चीज को तो हो जाएगा, वो इतना कुछ इशू नहीं है। चलो आगे बेटा पढ़ते हैं। इसके बाद बेटा हमें पढ़ना था लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। वैसे तो ये पूरी तरह थ्योरेटिकल है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक बेटा हम पढ़ते जा रहे हैं कि बोर ने ये किया, बोर ने वो किया, है ना। बोर ने मतलब कि एनर्जी बताई बेटा, है ना। बोर ने स्टेबिलिटी बताई, एनर्जी बताई, रेडियस बताया, वेलोसिटी बताई इलेक्ट्रॉन्स की, हर शेल के अंदर कितनी वेलोसिटी से मूव करता है, और यहां तक कि एंगुलर मोमेंटम भी बताया बेटा। समझ गए सभी बच्चे। लेकिन अभी, हाँ, बोर्स एटॉमिक मॉडल की कमियां क्या है, लिमिटेशन क्या थी, कौन कौन सी बेटा ऐसी चीजें हैं जो बोर्स एटॉमिक मॉडल से अभी भी क्लियर नहीं हो पाई थी। परीक्षित कौन कौन सी चीजें थी, देखो नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ, बोर्ड पर भी लिख रखा है मैंने। पहला पॉइंट क्या है बेटा, नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम को जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन का दिया था उन्होंने, मैंने कल भी आपको बताया था कि खाली बेटा सिर्फ ओनली हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम बताया था, एक्सप्लेन किया था। लेकिन स्पेक्ट्रम तो बेटा बहुत सारे आ रहे थे, सोडियम मेटल का भी कर सकते हैं हम, किसी भी एलिमेंट को जब स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेटा डेवलपमेंट हुआ तो बहुत सारे एलिमेंट्स का हमने क्या देखा, देख सकते हैं हम स्पेक्ट्रम। सोडियम का देख सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, किसी भी एलिमेंट का देख सकते हैं। लेकिन जब हम उनको स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो बेटा उनकी एक्सप्लेनेशन जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। उन्होंने सिर्फ बेटा एक ही को एक्सप्लेन करा था, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम यानी हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि आपको मैंने पढ़ा दिया। ठीक है बेटा, समझे मेरी बात। तो इसका मतलब ये है, यस। हाँ, तो हमारा लिमिटेशन क्या हो गया कि बोर्स एटॉमिक मॉडल बेटा सिर्फ कहां तक लिमिटेड है, सिर्फ बेटा वो एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को या फिर हाइड्रोजन जैसे। ठीक है, बाकी जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के अंदर एलिमेंट के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनका स्पेक्ट्रम बेटा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। समझ गए सभी बच्चे, फर्स्ट लिमिटेशन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन का एक्सप्लेन किया, बाकियों को एक्सप्लेन नहीं किया। आगे पूछा समझ में, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट देखें। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अनेबल टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट। तो कल मैंने शायद क्लास में कहा था, बताया था, जीमैन इफेक्ट क्या था, किसको याद है? जीमैन इफेक्ट बताओ बेटा, क्या बताया था? बताओ बेटा क्या हुआ, क्लास में करा था डिस्कस? मयूरी करा था बेटा, बताओ जीमैन इफेक्ट बेटा क्या था? अगर कोई हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है ना बेटा, बोलो, रिप्लाई तो करो, किसी को आता है तो बता दो। दीक्षा बोलो। When the atom emit radiation, it splits strong magnetic field, and each spectrum line is further split into number of lines. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल। इसको बस सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि जैसे बेटा मान लो अगर आपका हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है ना, अभी अभी पढ़ के चुके हो ये वाला, तो अगर ये स्पेक्ट्रम बेटा अपने को कब दिखता है, जब नॉर्मल कोई हाइड्रोजन एटम होता है। अगर हम किसी हाइड्रोजन के एटम को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना, कोई मैग्नेट लगा दे बेटा, कोई हाइड्रोजन के एटम के
क्या करें, दोनों तरफ मैग्नेट लगा दिया हमने, और फिर हम बेटा उसके स्पेक्ट्रम को लें। ठीक है दीक्षा, तो उसको क्या देखेंगे हम बेटा ये देखेंगे कि हर एक जो लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इसको क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन बोल सकते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन, ये लाइन है स्पेक्ट्रल लाइन। ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है बेटा, क्या हो जाएगा, इसका स्प्लिटिंग हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है बेटा, टूट जाएगी मतलब कि एक लाइन दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूट सकती है। समझ गए सभी बच्चे? तो एक्चुअल में बेटा कैसे नजर आएगा, देखो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो कैसे नजर आएगी। पहली सीरीज देखो, लेवल सीरीज का क्या हाल हो गया, ये लाइन बेटा तीन तीन लाइनों में डिवाइड हो गई, या दो दो लाइनों में डिवाइड हो गई, या इससे ज्यादा भी हो सकती है। समझ रहे मेरी बात मयूरी? इसी को बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज जीमैन इफेक्ट। इसको बेटा बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, मतलब कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा जीमैन इफेक्ट। इतना समझ में आया सबको? यस जल्दी चलो। ऐसी बेटा एक और इफेक्ट भी होता है, जैसे जीमैन इफेक्ट होता है, तो इसका नाम जीमैन इफेक्ट कैसे पड़ा? ये जीमैन कौन थे बेटा? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली बताया या इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, पहली बार जिसने ऑब्जर्व किया वो जीमैन थे, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया जीमैन इफेक्ट। जैसे रमन इफेक्ट भी है ना, अपने इंडिया में सिर्फ एक ही इफेक्ट जाना जाता है। डॉक्टर रमन थे, सीवी रमन, उनके नाम पर रमन इफेक्ट था, प्लांट से रिलेटेड था। याद है किसी को? थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कहीं बेटा। बाकी तो सारे इंडियन के कोई नाम आते ही नहीं है, और बाकी कोई इतने साइंटिस्ट नहीं हुए इंडिया के। हुए तो एक्चुअल में हमारे कंट्री में पता ही है आपको बेटा, रिसर्च पे काम नहीं होता है ना। जब कोई नई चीज की रिसर्च करोगे तभी तो आपके ऊपर नाम आएगा। अभी ये सब जीमेन हो गए, ये स्टार्क हो गए, ये सब बेटा उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर ज्यादातर आपको पता है ब्रिटेन के अंदर या अमेरिका के अंदर जो है ज्यादातर डेवलप्ड यूरोप के अंदर होते थे। ठीक है, तो जीमेन इफेक्ट समझ में आया सबको? अब स्टार्क इफेक्ट देख लो। स्टार्क इफेक्ट कब होता है? अगर इसी हाइड्रोजन के एटम को बेटा, यही अपना जो हाइड्रोजन का एटम है, अगर इसको अब हम मैग्नेटिक फील्ड में ना रख के एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दें। किसके बीच में भी रखते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। कैसे रखोगे परीक्षित इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये बताया था कल मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे हम डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ा था आपने, डिस्चार्ज ट्यूब याद करो। डिस्चार्ज ट्यूब की के अंदर हम किसी को रखते थे, हाँ, कैथोड रेज को देखते थे, तो उसमें वोल्टेज कितना लगा, हाई वोल्टेज लगाते थे। तो एक्चुअल में हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे तो फिजिक्स में पढ़ना है आपको, ठीक है, 12th क्लास में वो भी, लेकिन अभी सिर्फ अपने को इतना छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, इस हाइड्रोजन के एटम के बेटा चारों तरफ, दोनों तरफ आप क्या लगाओ, एक बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो, एक बहुत तेज बैटरी लगा दो जिसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, जैसे 12,000 वोल्ट लगा दो। तो फिर इसमें से बेटा क्या दिखेंगे हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट दिखेगा इसमें। ठीक है, आया बेटा समझ में साक्षी? तो इसी को बोलते हैं, हाँ, तो अब इसको क्या बोलेंगे? स्टार्क इफेक्ट बोलेंगे। मतलब कि एक हाइड्रोजन के एटम के ऊपर बेटा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें, दैट मींस उसके चारों तरफ हम जो है क्या करें, वेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, बहुत पावरफुल बैटरी लगा दें, 10,000 वोल्ट की, 20,000 वोल्ट की, ठीक है, इस तरह की कोई बैटरी लगा दें, तो हम बेटा क्या देखेंगे कि उसके केस में भी हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो लाइंस नजर आती हैं वो बेटा स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, वो टूट जाएंगे, उसको बोलेंगे, दैट इफेक्ट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, आज आप लोग देख सकते हो गूगल पे भी सर्च, आई थिंक, तो बेटा थोड़ा सा देखना उसको। इस तरह की स्प्लिटिंग को हम बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे? स्टार्क इफेक्ट। बोलो, आ गया समझ में परीक्षित? यस अब ये दोनों, अब देखो बेटा ये दोनों जो फिनोमिना थे, गुड, ठीक है, ये दोनों बेटा जो फिनोमिना थे, मतलब कि जीमेन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट जो थे, ये इफेक्ट जो थे एक्चुअल में बोर्स एटॉमिक मॉडल के देने के बाद आए। और ओबियस सी बात है कि बोर ने बेटा इन दोनों फिनोमिना के बारे में कभी बताया ही नहीं है, कि नहीं है?
ये तो नई डिस्कवरी हो गई। तो उन्होंने तो सिर्फ एक सिंपल हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बताया था, लेकिन हमने बेटा क्या देखा कि लाइंस तो स्प्लिट हो रही हैं, ठीक है, जीमैन ने देखा और स्टार्क ने देखा। अब इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा? इसका एक्सप्लेनेशन था ही नहीं, कहीं दे रखा है बोर ने? हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, कहीं पर दिया है ऐसा कुछ कि ये लाइन स्प्लिट हो जाती है? उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं था इसके बारे में, उनको पता ही नहीं था इतना, ठीक है। तो एक्चुअल में बेटा ये दोनों फिनोमेना जो थे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, ठीक है, बाय द वर नॉट एक्सप्लेन बाय द बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल बेटा वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस जीमैन इफेक्ट इन स्टार इफेक्ट। आगे सबको समझ में ये बोर्स एटॉमिक मॉडल से क्लियर नहीं हो पाया। इसके लिए बेटा बाद में हम पढ़ेंगे, अभी अपना एक एटम का मॉडल और रह गया है, बिल्कुल लास्ट वाला। परीक्षित क्या नाम है उसका? लास्ट वाला एक एटॉमिक मॉडल है, उसमें किसी का नाम नहीं, उसको बोलते क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हाँ, वो किसी के नाम पर नहीं है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आएगा, बस ये लिमिटेशन पढ़ लोगे उसके बाद, ठीक है। बोलो, आई बात समझ में बेटा? सेकंड लिमिटेशन समझ में आ गया सबको? अब थर्ड लिमिटेशन देखते हैं। थर्ड लिमिटेशन भी थ्योरेटिकल है बिल्कुल, नॉट एबल टू एक्सप्लेन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक एटम का 3D स्ट्रक्चर, देखो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अभी हम किसी को स्टडी करते हैं तो आज की डेट में सबको पता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जरूर होता है किसी न किसी ऑब्जेक्ट का, या तो वो एक ही प्लेन में लाई करे, है कि नहीं? बोलो, कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको उसको स्टडी करना है। तो अभी तो आज तो हम सब जो लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है या एटम जो है, सॉरी एटम जो है बेटा, वो हमेशा क्या होता है? 3 डायमेंशन होगा। किसी भी मेटल का देखो, नॉन मेटल का देखो, कुछ भी आप किसी भी मैटर के अंदर देखो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा? 3 डायमेंशन में तो होता होगा ना कुछ 3D स्ट्रक्चर। लेकिन बेटा एटम का 3D स्ट्रक्चर बोर ने नहीं दिया। बोर अभी भी कैसे बता रहे थे? एक एटम का स्ट्रक्चर उन्होंने कैसा दिया? अभी भी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया, ठीक है बेटा। 2 डायमेंशनल क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ऐसे मान लो इस प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं एटॉमिक मॉडल। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं बेटा? तो उन्होंने सिर्फ क्या माना? द इलेक्ट्रॉन्स मूव अलोंग सर्टेन सर्कुलर पाथ्स इन वन प्लेन ओनली। सिर्फ एक ही प्लेन में करते हैं मूव। समझ गए मेरी बात सभी बच्चे? तो उनका ये मानना था कि एटॉमिक मॉडल जो है वो सिर्फ 2 डायमेंशन होता है, जबकि सभी बच्चे जानते हैं इस बात को अच्छे से कि हर ऑब्जेक्ट का बेटा कोई ना कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जरूर होता है। आज की डेट में तो हम कम से कम जानते ही हैं कि एटम जो है वो 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड लिमिटेशन क्या हो गया? दैट ही डिड नॉट गिव द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उन्होंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं दिया। समझ गए सभी बच्चे? क्लियर है? चलो फोर्थ पॉइंट देखो बेटा इसके बाद, ये सिंपल से पॉइंट्स है। फोर्थ पॉइंट में बेटा क्या है? डिड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक और लिमिटेशन है कि नहीं कुणाल? के हाँ, जैसे एटम्स को बेटा आपस में मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं? बोलो, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। यस सर, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स, एक चीज सोचो, मॉलिक्यूल सबका एक जैसा तो नहीं होता होगा। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, सब अलग अलग होंगे ना? यस और नो? यस सर। और उनका शेप भी होता होगा, डेफिनेट सी बात है, अलग अलग शेप होता है। लेकिन उस शेप के बारे में बेटा कुछ बताया क्या बोर ने? नहीं बताया। डिड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। समझ गए सभी बच्चे? इसमें कोई ज्यादा भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा बेटा, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ते जाओगे, जैसे थर्ड चैप्टर में क्लासिफिकेशन पढ़ोगे एलिमेंट्स का, फिर फोर्थ चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तो वहां पर बेटा शेप्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। वहां आप देखोगे कि ऑक्सीजन का कैसा शेप होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, वाटर का कैसा होता है। समझ गए सभी बच्चे? बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री, जैसे जैसे पढ़ोगे उस हिसाब से आएगा, ओके। तो फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ। बोर्स मॉडल ने बेटा क्या नहीं बताया? मॉलिक्यूल्स का शेप नहीं बताया। बोलो, ठीक है साक्षी? आगे बेटा समझ में, जो मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं एटम से, हाँ, उनका शेप नहीं बताया। चलो, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिखा हुआ है,
नॉट एबल टू एक्सप्लेन डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। बेटा नोट्स के अंदर एक बार बच्चे देख ले, 5th पॉइंट क्या है बेटा, पढ़ो जरा परीक्षित, बोलो जरा क्या लिखा है। Inability to explain Lee Broglie concept of dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle. प्रिंसिपल है ना, तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल्स की बात हो रही है बेटा। एक तो डी ब्रॉगली कंसेप्ट अभी बताऊंगा क्या होता है, ये आप आगे पढ़ोगे, लेकिन डी ब्रॉगली कंसेप्ट बेटा और कुछ नहीं है। जैसे याद करो जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी, फिर उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी, फिर हमने एक चीज कही थी वहां पर, हमने क्या कही थी, आइंस्टाइन ने कही थी, हम कौन होते कहने वाले, हमने पढ़ी थी कि आइंस्टाइन ने बेटा क्या बोला था, सबसे पहली बार बोला था कि कोई भी मैटर होता है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है बेटा, उसका डुअल नेचर होता है। ठीक है, डुअल नेचर का मतलब क्या था बेटा, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर कैसे रेडिएशन कैसे हो सकते हैं, या तो बेटा उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर होता है या वेव कैरेक्टर होता है, दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, है कि नहीं, ये तो पढ़ चुके हैं हम। लेकिन बेटा लेकिन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप इलेक्ट्रॉन पर लगा के देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन पर लगा के देखो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन भी तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब करता है या रेडिएट करता है। क्या मैं ठीक हूं, ये पढ़ा है ना आपने, एक इलेक्ट्रॉन बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब करता है या रेडिएट करता है, सिंपल है ना। तो सोचो इसमें से बेटा जो रेडिएशन हो रहा है, यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है, इसका भी तो डबल कैरेक्टर होगा, इसका भी तो डुअल कैरेक्टर होगा बेटा। यानी समझो डुअल कैरेक्टर का मतलब, और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को पार्टिकल की फॉर्म में भी रेडिएट करता होगा और वेव की फॉर्म में भी करता होगा। समझे मेरी बात सभी बच्चे, ऐसा कुछ है ना, यस और नो, अगर इलेक्ट्रॉन ट्राई करें, हाँ बिल्कुल बेटा। Yes. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन भी तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे, 10 की पावर कितना था 10 की पावर -15 तो उसका साइज है, हाँ इसका मास 10 की पावर -31 तो ग्राम केजी में हो गया, और वैसे देखा जाए तो इसका बहुत ही छोटा साइज है, ठीक है, एटम के साइज से भी कहीं कम, ठीक है। तो बेटा इतने छोटे साइज के पार्टिकल के लिए सोचो कि वहां तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां भी होता है, यानी बेटा इसका मतलब हम समझे कि एक तरीके से मैं सीधे सीधे बोलता हूं आपसे कि इलेक्ट्रॉन बेटा दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा। समझ गए सभी बच्चे, इलेक्ट्रॉन बेटा दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब वेव प्रॉपर्टी भी शो करेगा, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पार्टिकल की जैसी प्रॉपर्टी भी दिखाएगा। पार्टिकल की जैसी प्रॉपर्टी मतलब कि मूव कर रहा है ना शेल में, तो एक पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है बेटा, बोलो समझ गए। यस सर। अभी और डिटेल में है, और डिटेल में है चैप्टर में, पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस आपको एक छोटी सी चीज बताई मैंने। इसी को बेटा पहली बार जो इलेक्ट्रॉन्स के केस में किसने देखा था, ही वॉज डी ब्रोगली। कौन थे वो, डी ब्रोगली थे, जिन्होंने पहली बार देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो बेटा इनके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी है, ठीक है, उसको वेरीफाई करके बताया। उसी रिलेशनशिप को बोलते हैं बेटा डी ब्रोगली रिलेशनशिप, जो आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो बेटा एक तो बोर्स एटॉमिक मॉडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस डी ब्रोगली प्रिंसिपल। क्योंकि देखो अभी अगर ध्यान दें सभी बच्चे, हमने जितना अभी बोर्स एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स पढ़े, उसमें बेटा एनर्जी बताई उन्होंने, रेडियस बताया, एनर्जी बताई, और उसके बाद मोमेंटम भी बताया ना, लेकिन कहीं पर उन्होंने ऐसा कुछ कहा, कुछ भी नहीं बताया ना, कि दोनों कैरेक्टर के बारे में एक भी लाइन नहीं थी, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो उन्होंने बताई हो कि भाई ये पार्टिकल की कैरेक्टर भी इसके अंदर है और वेव का कैरेक्टर भी है, नहीं बताया बेटा, कोई पॉइंट नहीं था ऐसा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि बोर्स एटॉमिक मॉडल ने बेटा डी ब्रोगली कंसेप्ट को बिल्कुल माना नहीं, एक्चुअल में उस टाइम पर डिस्कवर भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने तो पार्टिकल, उन्होंने बेटा इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से क्या माना, मैं आपको सीधे सीधे बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने सिर्फ माना कि ये एक पार्टिकल होता है, समझ गए सभी बच्चे, और यही बात गलत हो गई। साक्षी समझ में आई,
ये इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मानना, आप लोगों को भी अभी तक यही लग रहा होगा सभी बच्चों को, अरे ये तो पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब क्या है, जैसे चौक है पार्टिकल से बनी हुई है कि नहीं? ऐसी इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल की तरह मूव कर रहा है, पार्टिकल की तरह एनर्जी रेट, ऐसा लगता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा जो है, समझ लो बच्चे कि इलेक्ट्रॉन बेटा जो है वो खाली एक पार्टिकल नहीं होता है, वो उसके अंदर वेव प्रॉपर्टियां भी हैं। और ये बात को बेटा डी ब्रोगली ने बताया, जो कि बोर कंसेप्ट के अंदर नहीं थी। तो ये बोर मॉडल की क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई ना। उन्होंने बेटा क्या एक्सप्लेन नहीं किया, इस डी ब्रोगली कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया। और दूसरा बेटा जो लिखा हुआ है वो है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये दो फिनोमिना को बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद ही आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा लिमिटेशन क्लियर हुए आपको, 5 पॉइंट्स है, ध्यान रखना सभी बच्चे क्या क्या लिमिटेशंस थे। लाइन स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम ने एक्सप्लेन किया, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के केस में जीमेल इफेक्ट, स्टार इफेक्ट हो गया। थर्ड पॉइंट, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, एटम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बेटा उन्होंने नहीं दे पाए थे वो। फिर उसके बाद था बेटा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी नहीं दिया था बेटा। और लास्ट पॉइंट हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली प्रिंसिपल, सॉरी डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर और हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको पढ़ेंगे दोनों को आगे, नोट्स के बिल्कुल लास्ट पोर्शन में है, तो अभी बताता हूं आपको। इतना समझ में आया सबको, बोलो यस सर। चलो अब बेटा एक छोटा सा Yes, टॉपिक sir. है, गुड, ठीक है, सबको आगे अच्छी बात है। अब नोट्स पे बेटा एक बार ध्यान देना, अगला टॉपिक लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। तो बेटा इस वर्ड पर ध्यान दे सभी बच्चे, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एटम है, सुनो, किसी हाइड्रोजन के एटम में से अगर आप बेटा इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, क्या निकाल दो बेटा, इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो क्या बन जाएगा आपका, H में से निकाल दो इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव आयन बनेगा। एक हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है, H11 है ना बेटा। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं एटम में से, तो क्या बचेगा मेरे पास, एक तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, और उसके अंदर क्या बचा, उसको क्या बोलेंगे, कीटायन बोलेंगे, कीटायन बन जाएगा ना, H पॉजिटिव आयन जिसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। बोलो बेटा, H में से इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया, तो बना बेटा H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, सबको आया समझ में? ये बात जो बोल रहा हूँ ये सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, अब ऐसा करने के लिए, ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन को बेटा निकालोगे तो एनर्जी उसको दोगे या उसमें से लेनी पड़ेगी, या मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप से निकाल देगा, एनर्जी रिलीज करेगा, या उसको एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं? हम चाहते हैं क्या, देनी पड़ेगी, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन बेटा अभी तो किसी शेल के अंदर है, मान लो कि एक शेल में, एल शेल में, किसी भी शेल में, अभी वो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहा है, समझ गए। अब बेटा अगर आप चाहते हो उसको एटम में से बाहर निकालना, ठीक है, जैसे हम अर्थ में से कहते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशन में से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है, तो बेटा अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ गए बेटा? तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या हुई, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। एक इलेक्ट्रॉन को बेटा किसी एटम में से कंप्लीटली निकालने के लिए, पूरी तरह से निकालने के लिए फ्रॉम द एटम, उसको जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ गए सभी बच्चे? और हाँ, अब बेटा एटम क्या बन जाएगा, एक तरह का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। आयन जो पढ़े थे आपने, कीटायन एंड आयन, 9th क्लास में पढ़े थे, तो बेटा कीटायन बन जाएगा, सही है बिल्कुल। चलो सबको आगे समझ में? अब ये देखते हैं बेटा, अब ये देखते हैं कि अब मान लो सोचो, ये आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं परीक्षित, क्या तरीका है हमारे पास। जो एनर्जी आप दे रहे हो बेटा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम, ठीक है। तो अब सोचो इलेक्ट्रॉन को बेटा आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो, एक कोई शेल के अंदर था वो
इलेक्ट्रॉन किसी शेल के अंदर था, मान लो कि वो बेटा KNMN किसी भी शेल में था, है ना। आपने बेटा इसको क्या किया, एटम में से बाहर निकाल दिया, तो n की वैल्यू क्या हो गई? अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, नंबर ऑफ शेल्स की बात करते हैं, तो n की वैल्यू क्या बोलेंगे? बोलो। आपने निकाल दिया इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से, उखाड़ फेंका, एटम में से बाहर कर दिया, तो n की वैल्यू इंफिनिटी बोल सकता हूं बेटा मैं? इनफाइनाइट हो गई, क्योंकि n की कोई वैल्यू है ही नहीं। एटम को तो, एटम में से इलेक्ट्रॉन को आप बेटा दूर ले गए कहीं पर। इनफाइनाइट किसको बोलते हैं जनरली हम? जिसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, मेजर नहीं कर सकते ना। किसी एटम के अंदर शेल्स थे, मान लो 5 शेल 10 शेल जितने भी थे, लेकिन अब तो बेटा एटम को आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को सॉरी एटम से बिल्कुल बाहर निकाल दिया, तो n की वैल्यू बेटा मैं कितनी ले सकता हूं? इंफिनिटी बोलूंगा, इंफिनिटी बोलो। और इंफिनिटी की बेटा अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है, अब आप देखो हमारे पास फॉर्मूला था बेटा ये वाला, ये इक्वल टू दिस मच, बोलो। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना मोल्स फॉर्मूले से, -21.8 into 10 की पावर -19 upon n स्क्वायर। ये क्या थी बेटा? किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी उसके किसी भी n शेल में। तो मान लो इलेक्ट्रॉन शुरुआत में किसी न किसी शेल में होगा, अभी मान लेते हैं कि ये शेल में था, लेट अस सपोज कि बेटा उसका शेल कौन सा था? K शेल था। आपने K शेल में से निकाल के उसको कहां कर दिया? घर निकाला, बाहर कर दिया, देश निकाला दे दिया, एटम से बाहर कर दिया। तो एटम से बाहर कर दिया तो बेटा E की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू अब इनफाइनाइट हो गई। स्टार्टिंग n इनिशियल क्या था? K शेल हो गया बेटा, 1 वैल्यू हो गई, है कि नहीं? और nf क्या हो गया? इंफिनिटी। अगर बेटा सुनो मेरी बात, अब ध्यान से, हम जितनी एनर्जी उसको आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं, एक्चुअल में वो क्यों दे रहे हैं? परीक्षित क्यों दे रहे हैं? जिससे कि बेटा वो उस फर्स्ट सेल से निकल के बाहर चला जाए, है कि नहीं? तो अगर मैं इस फॉर्मूले से अगर मेरे पास शेल की वैल्यू निकालूं, शेल के अंदर कितनी एनर्जी थी बेटा? देखो इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी थी? अगर n की वैल्यू 1 पुट करूं तो बेटा फर्स्ट शेल के अंदर आ जाएगी इतनी एनर्जी। कितनी वैल्यू आ जाएगी? n स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, -21.8 into 10 की पावर -19 एनर्जी, इतनी होगी बेटा इनिशियली। शुरुआत में इतनी एनर्जी है उसके पास, बोलो, है ना? ठीक है, सबको बच्चों को समझ में आ रही मेरी बात? Yes, बेटा sir. स्टार्टिंग में वो K शेल में है तो इतनी एनर्जी है उसकी। अब देखो वो कहां चला गया? इंफिनिटी पर चला गया, n की वैल्यू इंफिनिटी हो गई। अब बेटा अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं n की वैल्यू इंफिनिटी पुट करूं नीचे, तो En की वैल्यू क्या हो जाएगी? कौन बता सकता है? मैथ्स में पढ़ा है आपने, 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? ये सोच के बताओ। 0। गुड। क्योंकि बेटा देखो, याद करो, अगर बेटा कोई टर्म नीचे आ जाता था, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, तो बेटा उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट हो गया। 1/0 की वैल्यू क्या हो गई? या कोई भी नंबर ऊपर है, नीचे 0 आ गया डिनोमिनेटर में, तो उसको बोलते थे नॉट डिफाइंड, या एक्चुअल में इनफाइनाइट उसी का मतलब है, जिसको हम जानते ही नहीं है, इनफाइनाइट हो गया। ऐसे बेटा अगर इंफिनिटी नीचे है, तो बेटा अगर हम देखेंगे En की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। यानी बेटा एटम को, अगर इलेक्ट्रॉन को आपने एटम से बाहर निकाल दिया तो बाहर जाके उसकी एनर्जी फिर कितनी हो गई? इसका मतलब बोलो मयूरी, कितनी हो गई बेटा? निकाल दिया आपने, अभी तो कोई शेल ही नहीं है। इंफिनिटी। नहीं, एनर्जी कितनी हुई? इंफिनिटी तो उसका शेल हो गया, n की वैल्यू हमने इंफिनिटी रख दी। एनर्जी बेटा कितनी हो जाएगी? E इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होगी? बोलो, E इंफिनिटी 0 होगा या नहीं? E इंफिनिटी की वैल्यू बेटा 0 हो गई। और पहले शेल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? बोलो, अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहूं दोनों के बीच में, डेल्टा E की वैल्यू बेटा कितनी एनर्जी होगी? तो कैसे निकालोगे? E इंफिनिटी माइनस E1। E1 इंफिनिटी कितना हो गया बेटा? 0। 0 इंफिनिटी 0 हो गया, है ना? और E1 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 स्क्वायर पुट कर दो तो वही आ जाएगा। माइनस माइनस बेटा सॉल्व होके कितनी आ गई आपकी? 21.8 into 10 की पावर -19 जूल। ये एनर्जी आई बेटा। इतनी एनर्जी
सुनो मेरी बात अब ध्यान से, ये एनर्जी डिफरेंस दिख रहा है सबको? एक्चुअल में बेटा यही वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को आपको देनी है। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को चाहते हो के शेल में से आप बाहर निकाल दो, एटम से बाहर निकाल दो, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कुणाल? इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है कि नहीं? बोलो, यही तो पढ़ रहे थे कि इतनी एनर्जी देनी है, इतनी एनर्जी देनी है। कितनी एनर्जी देनी है? किस किस को समझ में आ गया बेटा? रिप्लाई करो जरा, यहां तक। साक्षी आया बेटा समझ में? सर और ई इंफिनिटी समझा नहीं। अच्छा, ई इंफिनिटी बेटा कुछ नहीं है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया एटम से, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अभी वो मूव कर रहा है क्या बेटा किसी शेल में? सोच के बताओ। अरे वो तो स्टैटिक हो गया ना। जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा तो एनर्जी कहां से आएगी? कोई मतलब ही नहीं है। वन अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू मैं ये कह रहा था जीरो होती है, मैथमेटिकली समझा रहा था आपको। अगर इस फॉर्मूले में बेटा मैं इंफिनिटी की वैल्यू पुट करूं तो दिख रहा है ना सबको, जीरो हो जाएगी एनर्जी। बस ये कह रहा था, बोलो ठीक है? यस सर। एक्चुअल बेटा, हाँ, आपने जो एनर्जी डिफरेंस निकाला ये वही एनर्जी है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप चाहते हो कि भाई के शेल से बाहर निकल जाए, तो आपको उतनी एनर्जी देनी है ना उसको, है कि नहीं? डेल्टा ई तो देनी है आपको, बस इसका साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होने का मतलब क्या है कि ये एनर्जी बेटा अब आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। अगर के शेल से आप चाहते हो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें एटम से, तो 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, सॉरी कूलम कह रहा हूं, जूल बेटा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। समझ गए सभी बच्चे? सबको आगे अच्छे से समझ में ये चीज पहुंचे या नहीं पहुंचे वहां तक? अब देखो, अगर मान लो ये तो हमने बेटा माना है कि इलेक्ट्रॉन बेटा पहले शेल में था। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पहले शेल में था और इसको एटम से बाहर कर दिया। अगर मान लो कोई और शेल होता तो फिर क्या करते दीक्षा? तो फिर क्या करना था? इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर हमने जो E1 रखा है ना, माइनस E1 कर रहे हैं, तो बेटा E2 की वैल्यू कर देंगे। अगर के शेल की जगह एल शेल है तो n = 2 पुट कर दो, उसकी एनर्जी निकाल लो और जीरो में से माइनस कर दो, वही वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? जैसे सेकंड शेल की एनर्जी कितनी थी मैं आपको बताता हूं, जो हमने पीछे नोट्स में लिखवाया रखी है मैंने बेटा, थी -328 किलो जूल पर मोल। अगर किलो जूल पर मोल की बात करूं, ठीक है? तो मान लो अगर आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो क्या होगी बेटा? माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, बस 328 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको सेकंड शेल से बेटा एटम से बाहर करने के लिए, ठीक है? आगे समझ में सबको बात? यही आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, यही आयोनाइजेशन एनर्जी, और कुछ भी नहीं है। तो नोट्स में अगर देखेंगे बेटा तो जो मैंने लिखा है वो यही लिख रखा है, I1 आपको दिखाया है करके 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल पर एटम, ठीक है? और अगर बेटा इसको अगर हम जूल पर एटम की जगह किलो जूल में रखना चाहें तो वो भी हमारे पास फॉर्मूला था -312/n², याद है सबको? अगर किलो जूल पर मोल की बात करें तो उसमें रख दो। अब बेटा ये तो हाइड्रोजन की बात बताई मैंने, है नहीं? ठीक है मयूरी, अगर मान लो हाइड्रोजन के जैसा कोई और एटम है, लिथियम, बेरिलियम इस टाइप का है, तो उसमें बेटा क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में Z² और कर देंगे। देखो दिख रहा है सबको फॉर्मूला बेटा? नीचे लिखा हुआ है En = -312/n² इंटू Z², ठीक है? ये कल भी बताया था आपको। इससे आप क्या निकाल सकते हो बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो। समझे पूजा? कुछ समझ में आया? कोई नई चीज नहीं है, बस वही है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से एटम से बाहर निकालना, ठीक है? एक केटायन में कन्वर्ट करना, एक एटम को बेटा किस में चेंज करना है? केटायन में करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालकर। सही है? बोलो, याद रख सकते हो डेफिनेशन और निकाल सकते हो वैल्यू। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है। किस किस को आ गया? रिप्लाई कर दो। यस सर। आ गया बेटा? चलो गुड। सबको आया बेटा? या एक बार और समझाऊं? बताओ, सबको आ गया अच्छे से? और बेटा एक बार नोट्स को रिवाइज करने के लिए बोला है आपको डेली, वो भी किया था। लक्ष्य आया बेटा समझ में? कुणाल? यस सर। ठीक है, गुड। चलो सबको आ गया। अब बेटा एक लास्ट टॉपिक है नोट्स के अंदर, अभी टाइम भी है, शायद कर लेंगे हम लोग। डेवलपमेंट लीडिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अभी मैंने बोला था ना आपको
अब बेटा बोर का एटम अगर एटॉमिक मॉडल फेल हो गया तो इसके बाद बेटा कोई ना कोई मॉडल जरूर आएगा, जैसे हम देखते आ रहे हैं। पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई, फिर उसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया पहला, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड के बाद फिर नील्स बोर का मॉडल था जो अभी हमने पढ़ा। अब बेटा उसके अंदर भी कुछ कमियां थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो एक और मॉडल हम पढ़ेंगे और ये लास्ट होगा। सभी को, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट है मयूरी, ठीक है। बहुत मॉडल पढ़ लिए, तो ये लास्ट है बेटा। इसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो उससे पहले मैं आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बताऊं, उससे पहले बेटा एक वर्ड बताना है, समझाना है इसका क्या मतलब है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? फिजिक्स के अंदर बेटा पढ़ते हो, फिजिक्स के अंदर आपने देखा होगा 9th क्लास में अभी तक जो पढ़ते आ रहे हो उसमें शायद सर ने अभी बताया नहीं है आपको, फिजिक्स 2 टाइप की होती है बेटा। आगे 12th क्लास में धीरे धीरे सीखोगे। एक्चुअल में 2 टाइप की फिजिक्स है। ये कैसे हुई मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बेटा पहली फिजिक्स तो वो है जो आप पढ़ते आ रहे हो, जैसे जिसमें आपने मोशन पढ़ा, न्यूटन्स के लॉज पढ़े थे ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब फिजिक्स के अंदर था। तो बेटा पहली फिजिक्स जो है उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूटोनियन फिजिक्स या फिर क्लासिकल फिजिक्स। समझ रहे हैं बेटा मेरी बात सभी बच्चे? यस सर। ये जो बेटा जो फिजिक्स थी ना, ये बड़े पार्टिकल्स के लिए अच्छी थी। मतलब बड़े पार्टिकल्स मतलब कि जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर मैं फोन के ऊपर बात कर रहा हूं या हम अपनी बात कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट अप्लाई हो जाता है, तो यानी कि वो फिजिक्स बेटा उसमें हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पढ़ते हैं। मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक समझते हो? मैक्रो मतलब बड़े, माइक्रो मतलब छोटे। अब बेटा देखो इलेक्ट्रॉन, हाँ मैं क्या समझा रहा हूं अभी देखो, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल को पढ़ने के लिए अभी हम जैसे इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, बहुत ही छोटी बेटा वेवलेंथ होती है इनकी। इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशंस करते हैं, है कि नहीं तरुण? इलेक्ट्रॉन बेटा इतनी छोटी वेवलेंथ का रेडिएशन करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। पता चलता है कि किसी एटम के अंदर, फोन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, पता चला आपको? किसी के अंदर भी नहीं पता चला। इसका मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात? ये इतने छोटे पार्टिकल है बेटा, 10 की पावर -20 वेवलेंथ इनकी जाती है। इतनी छोटी छोटी वेवलेंथ, इसका पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो ऐसी रेंज के पार्टिकल्स को बेटा पढ़ने के लिए एक्चुअल में फिजिक्स का दूसरी फिजिक्स बन गई, और दूसरी फिजिक्स जो बनी उसको नाम दिया गया है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स से ही बेटा मॉडल का नाम बना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। समझ रहे मेरी बात? इसलिए मैंने पहले क्वांटम मैकेनिक्स समझाई आपको। द न्यू ब्रांच ऑफ साइंस बेटा, तो क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। द न्यू ब्रांच ऑफ साइंस बेस्ड ऑन न्यू कंसेप्ट, ठीक है। नए कॉन्सेप्ट बेटा लेके आए साइंस में। अब तक जो थे वो नए कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट नया था जिसको डबल नेचर बोलते हैं, डुअल नेचर बोलते हैं, है कि नहीं? अभी तक तो ऐसे मान के चल रहे थे, सब लोगों को लगता था कि पार्टिकल और वेव बेटा अलग अलग होते हैं, है कि नहीं तरुण? पार्टिकल अलग होते हैं, वेव अलग होती हैं। अगर हम न्यूटन फिजिक्स की बात करें तो बेटा पार्टिकल पर ही तो लगाते हो, किसी पार्टिकल पर, जैसे किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उस पर फोर्स लगाया आपने, यही पढ़ते हो ना फिजिक्स में। लेकिन हाँ, लेकिन अभी बेटा क्या हुई, एक नई सब्जेक्ट बनेगा, एक साइंस की नई ब्रांच पढ़ेगी जिसको बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें बेटा हम क्या पढ़ेंगे? इसमें एक्चुअल में हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि पार्टिकल प्रॉपर्टी, बल्कि उसके साथ साथ बेटा अपने को क्या कंसीडर करना होगा? वेव प्रॉपर्टी भी कंसीडर करनी होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की या किसी छोटे पार्टिकल की बेटा ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी कि उसके अंदर वेव प्रॉपर्टी भी होती है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, धीरे धीरे। इतना समझ में आया बस क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब जो बताया आपको। द न्यू ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है बेटा, बेस्ड ऑन न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे, मैंने बताया कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये इन्होंने बेटा अपनी थ्योरी दी। तो डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर बेटा दिया, और एक हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी बताऊंगा आपको, और डी ब्रॉगली कंसेप्ट।
इसके बेसिस पर एक बेटा नई फिजिक्स बनी, इसको बोला गया क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी से ही बेटा, मतलब जब क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हो गया ना, जैसे कोई नया सब्जेक्ट बनता है, सुनो, जैसे बेटा कोई नया सब्जेक्ट बनता है तो उसके बाद ही तो कुछ स्टडी करेंगे उसमें। तो फिर बेटा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी को स्टडी किया, बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया, उसमें से एरविन श्रोडिंगर भी एक साइंटिस्ट थे, कई सारे लोग आएंगे अभी, कई सारे साइंटिस्ट का नाम आप सुनोगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो डी ब्रोगली सुन रहे हो और हाइजेनबर्ग समझ रहे हो। इसके अलावा बेटा बहुत सारे लोग जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसमें रिसर्च करी और उसके बाद बेटा एक नया मॉडल बनाया, दैट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। समझे मेरी बात यहां तक? मयूरी आई कुछ समझ में? यस सर। थ्योरी है, पूरी तरह से थ्योरी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इसकी, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि बेटा डीप, हाँ, जो जहां तक बोर्स एटॉमिक मॉडल पहुंच गया था, उसके बाद बेटा एक नई थ्योरी आई, दैट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल। मैंने बताया क्वांटम मैकेनिक्स एक नई फिजिक्स की ब्रांच बनी, और इस फिजिक्स की नई ब्रांच के अकॉर्डिंग बेटा, जिसमें कि इसके बेसिस क्या थे, क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस याद रखना, एक तो डी ब्रोगली डबल कैरेक्टर, डुअल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक ये प्रिंसिपल बेटा, डी ब्रोगली डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, और एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये दो बेसिस थे बेटा, ओके, बोलो आए समझ में? अब एक बार, ज्यादा तो नहीं हो गया है? तो डी ब्रोगली बता दूं, पढ़ना चाहते हो ना? डी ब्रोगली वेवलेंथ बताता हूँ, डी ब्रोगली रिलेशन क्या होता है। तरुण यहां तक बेटा समझ में आया सबको? अब बेटा दो चीजें, हाँ, अब दो चीजें आपको पढ़नी है इसके बाद। जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे उससे पहले दो चीजें पढ़नी है, एक तो डी ब्रोगली रिलेशन क्या है इसको समझना आप लोग, और फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। तो अभी बेटा नोट्स का बस ये लास्ट पेज है, अगर आप लोग चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बोलो, फिर आज का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। करें पूजा, कर दें इसको कंप्लीट? बोलो। यस सर। कोई ज्यादा तो नहीं है वैसे, आज ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा 2 पेज पढ़े। चलो, तो डी ब्रोगली रिलेशन बताता हूं बेटा। अभी मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मान के चलो बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर बेटा पार्टिकल कैरेक्टर तो सभी जानते हैं, है कि नहीं? पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? जो चीज मूव करती है, जैसे अपने को ये इसके अंदर चौक के अंदर पार्टिकल्स हैं, ऐसे मूव करेंगे, डस्ट है, डस्ट भी एक पार्टिकल है, सही है नहीं? बोलो। तो इलेक्ट्रॉन बेटा एक पार्टिकल है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तरुण ठीक है? नई चीज आपके लिए क्या है? नई चीज ये है कि मैं अगर ये बोलूं कि ये इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है बेटा? एक वेव की तरह मूव कर रहा है। ये बात विश्वास नहीं करोगे आप लोग, क्योंकि कहोगे सर आपने तो बोला था, बोर ने तो बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में मूव करता है कि नहीं? मैंने यही बोला ना। तो बेटा हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में या किसी पार्टिकल के बारे में आप समझते हैं। तो डी ब्रोगली रिलेशन बेटा क्या था? द वेवलेंथ ऑफ द वेव। देखो डी ब्रोगली ने क्या कहा बेटा, सुनना ध्यान से, द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद एनी मटेरियल पार्टिकल, यानी कोई भी बेटा पार्टिकल है, जैसे ये चौक है, तो चौक के अंदर बेटा पार्टिकल्स है, मान लो इस पार्टिकल के साथ मान लो कोई भी वेवलेंथ जुड़ी हुई है लैम्डा, तो उसको बेटा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय एनालॉजी विद फोटोन। एनालॉजी विद फोटोन का मतलब क्या है कि इसको बेटा बिल्कुल ऐसा मान लो कि ये फोटोन है। क्या है ये? चौक अब ये फोटोन बन गया है, मयूरी फोटोन बन गया, तो फोटोन क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? यस और नो? और बोलो, करेगा ना? ये चौक है, चौक के अंदर पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल के बेटा कोरोस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, अभी मैंने आपको क्या बोला, ये चौक को चौक मत मानो, अभी कुछ लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इस चौक को बेटा पार्टिकल मत मानो, इसके साथ इसके अंदर वेव कैरेक्टर भी है। अगर डी ब्रोगली की बात अगर हम मान लें, अरे मान लो क्या जाता है, तो चौक को आपने वेव मान लिया, तो चौक के अंदर मतलब वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो चौक की बेटा अगर मैं वेवलेंथ निकालना चाहूँ, कितने वेवलेंथ से ये मूव कर रहा है, तो कैसे निकाल सकता हूँ इसका वेवलेंथ? फोटोन की एनर्जी के बराबर कैसे करूँ? देखो इसके लिए समझो, नोट्स बेटा खुले हुए सबके?
ध्यान से देखो बेटा, अगर ये फोटोन की तरह बिहेव कर रहा है, अगर मैं ये मान लूं बेटा कि ये चौक एक फोटोन है, तो फोटोन की एनर्जी मयूरी कितनी होती है, बस ये बताओ मुझे। E इक्वल टू hν होती है? Yes. नो? बस ये तो सिंपल सी चीज है। अब ये तो बेटा कहां से आया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी से आया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है बेटा, लेकिन मैंने आपको बताया था एक आइंस्टाइन की भी थ्योरी आ चुकी थी तब, जिसको बोलते हैं एनर्जी मास रिलेशन, E इक्वल टू मास mc²। ये क्या है बेटा? आइंस्टाइन ने दी अपनी इक्वेशन, इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक थ्योरी दी थी और उसके बाद एक फॉर्मूला दिया था E इक्वल टू mc²। इसमें बेटा m तो हो गया मास ऑफ पार्टिकल, जिस भी पार्टिकल की बात कर रहे हो, अगर चौक की बात कर रहे हो तो चौक के अंदर पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। और c बेटा क्या है यहाँ पर? Velocity of light. अरे वाह, वेरी गुड। स्पीड ऑफ लाइट। हाँ चलो बच्चे Speed of समझदार light. हो। चलो गुड। तो बेटा c है स्पीड ऑफ लाइट, चलो बताने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा मैं ये समझो, अब इन दोनों रिलेशन को समझो आप, ये एक्चुअल में बेटा जो एनर्जी है, इस चौक को मानो, ये चौक जो है बेटा इसके अंदर पार्टिकल था, तो पार्टिकल की वेवलेंथ से मान लेता हूँ ये, इसके अकॉर्डिंग अगर वेवलेंथ देखूं तो ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं देखूं, अगर ये पार्टिकल कैरेक्टर, तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई हो जाएगी आइंस्टाइन वाली, या आइंस्टाइन के लिए। अगर दोनों एनर्जी बेटा बराबर है, इन दोनों को मैं बराबर कर दूं तो देखो मुझे क्या दिखेगा, दोनों को इक्वल करना बेटा एक बार, यही बन जाएगा डी ब्रोगली रिलेशन, hν इक्वल टू mc²। बोलो बेटा, अगर मैं वेवलेंथ निकालना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा इसको? फ्रीक्वेंसी को c/λ लिख सकता हूं बेटा, बोलो बच्चों, बोलो c से c कट गया, c की पावर कितनी, क्या आ गया? h/λ इक्वल टू mc। और अगर यहाँ पर अगर लैम्डा की वैल्यू लिखनी हो अपने को तो क्या करते हैं? लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा की वैल्यू h/mc है ना, h/mc। ये देखो, तो ये वो वेवलेंथ है जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोलते हैं इसको। ये रिलेशन है बेटा, इसको बोलते हैं हम डी ब्रोगली रिलेशन। डी ब्रोगली, ये ब्रोगली है, ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ या डी ब्रोगली रिलेशन है, ठीक है। बोलो, इसी को बोलते हैं लैम्डा इक्वल टू m/c, h/mc। लेकिन यहाँ पर बेटा c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, है ना। अब आपने एक चीज और पढ़ी थी, याद करो, मोमेंटम। परीक्षित, मोमेंटम क्या होता है बेटा किसी ऑब्जेक्ट का? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू करके h/p लिख सकता हूँ या नहीं? यस यस। क्योंकि बेटा देखो, ऑब्जेक्ट का मास हो गया और स्पीड हो गई उसकी, लाइट की स्पीड, मतलब एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट तो लाइट की स्पीड से चल रहा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो बेटा mc p, सबको समझ में आया? वेयर p इज द मोमेंटम, p क्या है बेटा? मोमेंटम है उस ऑब्जेक्ट। तो बेटा आप लोग सभी बच्चे ध्यान देना, ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं डी ब्रोगली रिलेशन। और अगर इस रिलेशन को ध्यान से समझोगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि एक तरफ तो बेटा मोमेंटम लिखा हुआ है, जो कि मोमेंटम हमेशा किसका होता है? कभी किसी वेव का मोमेंटम सुना है आपने? मैंने वेव की प्रॉपर्टी बताई आपको, उसमें कभी हमने मोमेंटम की बात करी? नहीं करी ना। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ये सब पढ़ा है आपने। यस और नो बोलो, है ना। Yes. लैम्डा जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड पर, लैम्डा जो दिख रहा है वो तो दिखा रहा है बेटा इसका वेव कैरेक्टर, यानी किसी पार्टिकल क्या दिखा रहा है बेटा? वेव कैरेक्टर, क्योंकि वेवलेंथ तो ऑब्वियसली वेव प्रॉपर्टी हो गई ना। और बेटा इसको देखो आप, p यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा किसका होता है? किसी पार्टिकल का होगा। पार्टिकल ही तो m वेलोसिटी से, m मास है, v से मूव कर रहा है। मेरी बात सबको समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली रिलेशन या डी ब्रोगली
थ्योरी ऑफ डुअल नेचर, ठीक है, रेडिएशन की डुअल नेचर जो थ्योरी है उसको बताया था पार्टिकल के बारे में। बोलो आया सबको समझ में? Yes, sir. तो एक्चुअल में बेटा लास्ट, हाँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट ये होगा, डी ब्रॉगली एस्टेब्लिश्ड दैट बेटा वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल की वेवलेंथ जो होती है बेटा किस पर डिपेंड करती है, ये देखो वेवलेंथ किस पर डिपेंड करती है, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है 1/p, मोमेंटम। यानी पार्टिकल के मोमेंटम पर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, ठीक है, इसी को बोलते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ये दोनों चीजें देखो अलग अलग हैं, एक तरफ वेव प्रॉपर्टी है, एक तरफ पार्टिकल प्रॉपर्टी है, और इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन। आया सबको समझ में? होपफुली आया हो, अगर नहीं आया तो एक बार बेटा थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आ जाएगा। रिवाइज जरूर करना बेटा, रिवाइज जरूर करेंगे। और एक और बात बता दूं बेटा सभी बच्चों को कि आपका टेस्ट जो है वो नेक्स्ट वीक में होगा, तो अभी से उसकी तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। ये चैप्टर 2 आएगा, उसमें आपको बता रहा हूँ, चैप्टर 1 अभी नहीं दे रहा हूँ, खाली चैप्टर 2 स्टार्टिंग से लेके बेटा लास्ट तक, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है और जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। Yes, ठीक है sir. बेटा, गुड बेटा, ठीक Yes, है, sir. गुड, बाय एंड टेक, ठीक।